अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतियुल्लाह जान और मेरे साथ दो मारूफ सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी और हसनात मलिक। आज के प्रोग्राम में कुछ बड़ी ही अहम बातें। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ पाकिस्तान वापस पहुंचने के एक दिन बाद ही अब हंगामी बुनियादों पर दोबारा लंदन जा रहे हैं। ये ज़राए से ये ख़बरें हैं। और वो क्यों अचानक उनकी लंदन वापसी हो रही है, क्या नवाज़ शरीफ साहब अपनी वापसी के जो तारीख़ उन्होंने दी थी उस पर दोबारा गौर करेंगे या नहीं। और दूसरा मामला कि जो फुल कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया है, जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे, ये वो फुल कोर्ट थी जो 17 सितंबर को पीर के दिन बैठी थी। तमाम दुनिया ने बराह रास्त नशियात देखी थी। उसके तहरीरी हुक्मनामे में क्या है। और फिर वकला तंजीमों ने भी आज एक हंगामी मुलाकात की है चीफ़ जस्टिस से, बल्कि चीफ़ जस्टिस ने उन्हें बुलाया था और ये वहाँ पे बहस हुई है कि किस तरीके से जो मुकदमात का जल्द निपटाने का मामला है उसको हैंडल किया जा सकता है। और आखिर में हम बात करेंगे सहाफ़ी प्रोग्राम में दो सहाफ़ियों की, इमरान रियाज खान और अरशद शरीफ। इमरान रियाज खान क्यों नहीं मिल रहे और लाहौर हाई कोर्ट क्यों बज़ाहिर बेबस है। और फिर अरशद शरीफ का जो रियासती FIR की बुनियाद पे जो ट्रायल अदालत में हो रहा था उनके कत्ल का, उस ट्रायल को भी दाखिल दफ्तर कर दिया गया है। इसकी वजह क्या है और कौन इसका ज़िम्मेदार है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले कय्यूम सिद्दीकी साहब, ये आज एक और अभी भी खबर आई है कि नैब ने भी कोई पटारी खोल दी है नैब के केसेस की और एहतसाब अदालत को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मुताबिक जो साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल साहब जाते जाते कर रहे थे और 7 दिन का टाइम दिया था, तो नैब की तरफ से बाकायदा अब ख़त के ज़रिए एहतसाब अदालत को कहा गया है कि ये केसेस खोले जाएंगे। कितना अहम है ये केसेस का दोबारा खुलना? क्या सियासी तौर पे मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ या नवाज़ शरीफ जो हैं या उनकी पार्टी इससे मुतासर हो सकती है? शायद यही हंगामी वापसी की वजह भी है जो लंदन के लिए ख़बरें आ रही हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि सिर्फ ये नैब के मुकदमात जो हैं वो खुलने की वजह से शायद उधर गए हैं। मतलब डिफरेंट एंगल हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात करूँगा, मुझे नहीं पता कि हसनात साहब को कितना इस हवाले से ज़्यादा आगाही है। मुझे इस बात की आगाही नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के या मरीम नवाज़ के और शहबाज शरीफ के कौन कौन से ऐसे मुकदमात हैं जो इस फैसले के बाइस खुल जाएंगे। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ग्रे एरिया, उसके ऊपर अगर रिसर्च कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कि जो हाई कोर्ट के तो जो फैसले हैं वो तो इस अमेंडमेंट से इनका कोई ताल्लुक नहीं था, जो ख़त्म नहीं है। जाहिर वो तो इस फैसले की जद में नहीं आते। ये तो उस कानून के नीचे अगर मुकदमात जो 50 करोड़ रुपए से कम थे और वो ट्रांसफ़र हुए थे तो वो आते हैं उस जद के अंदर। बाकी जो है वो दूसरा ये है कि बारे सबूत वाली बात है, जैसे कि पहले था। अब ये था कि नैब को पहले बारे सबूत इनिशियली साबित करना होता था कि ये आमदन से ज़ायद असासे हैं, तो वो कानून वापस गया है, तो बारे सबूत अब दोबारा मुलजिम के ऊपर आ गया है। तो ये वो देखने वाली चीज़ें होंगी कि भी उनमें कौन से ऐसे मुकदमात हैं। तो प्रैक्टिकली मेरे इल्म में नहीं है, तो मैं इस बारे में आपको कोई भी बात कहने से आजिज़ हूँ। ये कुछ प्ली बार्गेन के हवाले से कुछ अदाद शुमार तो आए हैं। 500 के करीब जो हैं रिटायर्ड और हाज़र सरकारी मुलाजमीन ने नैब से जो 7 अरब रुपए की प्ली बार्गेन की है। और ये भी ज़राए से हवाले से कहा जाए, जाहिद गशकोरी साहब की स्टोरी है कि इन अफसरान पे मुख्तलिफ नैयत के 50 अरब रुपए के 1452 मुख्तलिफ केसेस और इंक्वायरियाँ अभी हो रही हैं। तो ये इससे कोई सियासी माहौल पे भी असर पड़ सकता है। पीपल्स पार्टी भी है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं इनका अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं ताना बाना जाके बड़े सियासतदानों से मिलता है। ज़ाहिर है मतियुल्लाह जान साहब, जो भी हैं, मतलब सिंध की सूरत हाल है, कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिनके हवाले से प्ली बार्गेन शायद हो चुकी हुई थी। और फिर जो नया कानून आया था उसमें यह था कि अगर प्ली बार्गेन हो जाए और उसकी किस्त अगर किस्तें जैसे बनती हैं और वो अदा ना करे तो वापस ट्रायल शुरू होगा। अब इसमें जो है वो वाक़तन एक कन्फ्यूजन बरकरार रहती है कि एक अगर ट्रायल कैसे दोबारा शुरू होगा जब वहाँ से ख़त्म हो गया हो, तो उसको रिवाइव करने के हवाले से जो है वो थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट प्रपोजिशन जो थी वो थी लीगली। तो अब देखें, इसके बाद फिर ये इन सब चीज़ों की जो है, बेशक नैब ने तो इम्प्लीमेंट करना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है, लेकिन वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से जो है ये बात उससे लिंक करेगी
और बिलखुसूस जस्टिस सरदार तारिक मसूद का ये फैसला कि ऐसे बेंचेस के फैसले जो इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के होते हुए अगर ये इसको वैलिड करार देते हैं तो वो कितने इफेक्ट होंगे। तो वो किस्मत जुड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के इस प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के, क्योंकि जो भी बंदयाल साहब नैब तरमीम को ख़त्म करके गए तो उसके खिलाफ रिव्यू होना है या अपील होनी है, वो भी एक बड़ी अहम बात है। लेकिन ये जो खबर है हसनात साहब, ये नैब ने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर सियासतदानों के 80 करप्शन केसेस बहाल करते हुए एहतसाब अदालत को इस्लामाबाद को ख़त लिख दिया है। अब ये तो 7 दिनों का टाइम था, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, तो आपके ख्याल में ये एक रस्मी कार्रवाई है या ये बड़ी ही कोई ठोस कार्रवाई है और शायद इतना आसान ना हो अब इन केसेस को दोबारा, चाहे वो बेशक ही सुप्रीम कोर्ट में अपील या रिव्यू में इसकी समाअत शुरू भी हो जाए? देखिए, ये जो केसेस थे, बहुत सारे केसेस अगर देखें नून लीग के क़यादत के, वो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी स्टेज पे थे। अभी साद रफ़ीक जो जिसमें जेल में रहे, ख्वाजा आसिफ रहे और लोग हैं, ये इनका केस चल रहा है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का। तो जो मेन क़यादत है उनके शहबाज शरीफ साहब के कुछ केसेस हैं, उनके जो बच्चे हैं उनके केसेस हैं। लेकिन जो असल प्रॉब्लम है वो पीपल्स पार्टी को, आसिफ जरदारी साहब को है। ओमनी ग्रुप के जो केसेस हैं जिसमें प्ली बार्गेन चल रही थी और कुछ नेगोशिएशन हो रही थी नैब अदालतों में, वो रुक गई थी सारी चीज़ें। तो वहाँ जो है ज़्यादा मसले आने हैं। यहाँ जो मसला है वो एज सच उस तरह डायरेक्टली नहीं आना नून लीग पे, वो तो खैर, लेकिन ये चीज़ है कि वाज़ेह है कि जो इतलात थी कि बहुत से पीपल्स पार्टी के लोगों को नो फ्लाई लिस्ट पे भी डाला गया, वहाँ कुछ मिनिस्टर्स को नोटिस भी दिए गए, नैब के पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर जो प्रोविंशियल मिनिस्टर थे, और इसके अलावा और भी वहाँ टेंशन है। लेकिन बड़े टैक्टफुली अभी पीपल्स पार्टी कर रही है। एक ये बात भी बड़ी अहम है कि बंदयाल साहब के एक और फैसले के ऊपर तो अमल दरामद नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ वो रिटायर हो गए, उस फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया। ये भी ये बड़ी बात है। एक रिटायर्ड के फैसले पे सर्विंग लोग जो है अमल दरामद कर रहे हैं। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो है ना। लेकिन इलेक्शन मैटर में जब वो मौजूद थे तो अमल दरामद नहीं था। आपने सही कहा, ये 2-1 का फैसला है, इसका चांसेस भी हैं कि मे बी डाउट भी हैं कि जी चांसेस हैं कि ये फैसला रिवर्स हो सकता है। अच्छा, लेकिन इसमें अमल दरामद इतनी जल्दी किया गया जिस पे बज़ाहिर ये लग रहा है कि बंदयाल साहब जाते जाते एस्टैब्लिशमेंट को बहुत मटेरियल दे गए, इतनी उनके लिए चीज़ें प्रोवाइड कर गए हैं कि अगर वो कोई सियासतदान कहे कि इलेक्शन जल्दी कराओ तो फिर एक केस है थोड़ा काफ़ी एम्यूनेशन देंगे, बहुत देंगे। बंदयाल साहब ने खिदमत अपनी पूरी चाहे जो भी है कि वो करके गए। अच्छा, अब ये 90 दिन में इलेक्शन कराने का जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में है। क्या ये जो अचानक से ये हंगामी वापसी हो रही है मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की, कुछ खबरें ये भी हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को अब फौरी तौर पर टेकअप भी कर सकती है, और इन खबरों की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन भी सोच रहा है कि अगर तारीख जो है इलेक्शन की ताख़ीर से ही सही लेकिन दे दी जाए तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकेगी? देखिए, अब इसमें कहना खबर उस वक्त है, मे बी अगले हफ्ते की कॉल लिस्ट भी अभी जारी नहीं हुई, 184(3) के केस लगाए जा सकते हैं। लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट का फाइनल फैसला है, मे बी उसके बाद इसको डिसाइड लगाया जाए। लेकिन एक है कि जी चीफ जस्टिस मुशावरत से सारे काम करेंगे, तो 184(3) का ये जो केस है 90 दिन का, इसमें 5 रुकनी बेंच वो बना सकते हैं काजी फैसल साहब इजाजुल अहसन जस्टिस सरदार तारिक की मुशावरत करके। तो अगला हफ्ता, लेकिन फिर ये अगला हफ्ता क्या, फिर तो ये 3 अक्टूबर तक, फिर शुरू में आए बड़ी स्पीड में थे और फिर 3 अक्टूबर की तारीख रख दी, ये क्या हुआ? वो मंसूर अली शाह साहब चले गए अमेरिका 10 दिन, वो एक नॉन अवेलेबिलिटी है, एक वो भी है बात। लेकिन देखें मतीउल्लाह जान साहब, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है ना, इससे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर तय होनी है। देखिए, ये बहुत रेयरली है कि फुल कोर्ट बैठ जाए, तो अब फुल कोर्ट बैठ गया है। फुल कोर्ट के सामने आपने देखा ना कि बार बार एक सवाल पूछा तो बिल्कुल ही बैठ गया है ना जी, 3 अक्टूबर की तारीख डाल गई है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता 7 दिन से। अच्छा, ये जो अपना है ना 184(3), वो बार बार जज से पूछ रहे हैं ना कि आप जो आ रहे हैं, ये दरवाज़ा आप खटखटा रहे हैं आप, तो हम इस दरवाजे को खोलने से पहले तो ये सबसे पहली हर्डल है, ये करें।
तो इसका मतलब है कि 184(3) के पैरामीटर्स और कॉन्टोर्स इसमें तय होंगे फुल कोर्ट के अंदर। चलें क्यों, ये तो इशू नहीं है, अब वापस असल इशू पे आते ये हैं। बहुत बड़ा इशू है, नहीं, क्या नहीं, बात है। कर रहे हैं आप अब यार? सवाल ये है कि ये जो हंगामी आनियां जानियां हो रही उसकी हैं, रोशनी के अंदर फिर आगे चलेंगी 184(3) ठीक है, क्यों ये 90 दिन के जब अंदर तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं होता कोई और 184(3) की पिटीशन नहीं लगनी चाहिए। ये 90 दिन की इलेक्शन वाली भी नहीं लगेगी, कोई भी नहीं लगनी लेकिन चाहिए, जो मर्जी हो। लेकिन मेरा और हाँ, ख्याल है जब कि दूसरी तरफ नहीं। आपकी बात देखें, डिसाइड कर लेना, बहुत ये एक बहुत बड़ा सवाल है मतीउल्लाह जान क्योंकि साहब। ये तय नहीं होगा कि अपील होगी या रिव्यू होगा। यस, ये भी होगा। 184(3) के नीचे हुकूमतें गिराई बनाई, एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत की जाती रही है। आपके ऊपर, आपके पास एक इसके ऊपर एक अथॉरिटेटिव फुल कोर्ट का जजमेंट बहुत जरूरी है। ये इलेक्शन आज नहीं होगा, कल हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा लेकिन असनाद साहब ये बताएं, अगर 90 दिन वाली पटिशन टेकअप हो जाती है तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अगर इसे फुल कोर्ट में लगा भी देते हैं तो आपके ख्याल में ये क्या 90 दिन के इलेक्शन बादल मंडला रहे हैं? 90 दिन में इलेक्शन के बादल देखिए है मामला, क्योंकि ये जो काजी फैसल साहब का जो व्यू है वो तो सामने नहीं आया इस हवाले से। एक माइंड सेट तो सुप्रीम कोर्ट में है जो कहता है कि जी 90 दिन के अगर डिले कराना है तो हमसे मशवरा लें, सीएम में दायर करें इलेक्शन कमीशन, वही फैसला जिस पे अमल दरामद हाँ हुआ। वो जो जैसे मुनीफ साहब का जी सोच है और जैसे एजाज साहब की। अब दूसरी तरफ जो जजेस हैं वो अब यही सस्पेंस है कि वो क्या करते हैं। क्या वो कहते हैं कि 90 दिन या डिलिमिटेशन का कानून जो है वो उसकी बुनियाद पे इसको डिले किया जा सकता है, लेकिन बार के दोनों जो धड़े हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार, दोनों ये कह रहे हैं कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाब कराया जाए। तो देखना होगा कि अच्छा आप क्विकली ये बताएं, आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को बहुत सा मवाद दे दिया है बंदियाल साहब ने जाते जाते, तो क्या एस्टैब्लिशमेंट ये मवाद नवाज शरीफ के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकती है? नवाज शरीफ साहब काबिल कबूल हैं एस्टैब्लिशमेंट? फिलहाल तो मेरे ख्याल है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो सारों को एक ही तरीके से उन पे जो है वो उनके केसेस खोल दें, बड़ा मुश्किल है। इस वक्त जो सारा फोकस वो पीटीआई होगा मेन, और फिर पीपल्स पार्टी को जो है, लेकिन अदर अभी तक पीपल्स पार्टी जो है वो देखिए मतलब इसमें एक जो सूरत बनती ना, जो आपने पहले अपने सवाल के अंदर इशारा किया था और हम भूल गए उसमें, वो ये था कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई डेट अपॉइंट कर देता है तो फिर कोर्ट की इंटरवेंशन का जो मामला है ना वो कैसे होगा? मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। चाहे बेशक थोड़ा जल्दी या लेट कर दे, लेकिन तारीख अगर आ मतीउल्लाह जान साहम, मैं अगर इलेक्शन कमीशन और हो सकता है इलेक्शन कमीशन कोई तारीख देने का सोच रहा हूँ, मतीउल्लाह जान, मैं अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता तो मैं 2 नोटिफिकेशन जारी कर देता, एक सेंसस के बाद डिलिमिटेशन का, और उसकी रोशनी के अंदर इलेक्शंस की डेट अपॉइंट कर देता। अब ये दोनों चीज़ें आपके सामने एक बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर आ गई होती, जो दोनों को लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली इख्तियार है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। और इलेक्शन आप और मैं हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को डेट अपॉइंट नहीं कर सकती, आईनी तौर के ऊपर ये उसके पास नहीं है। ठीक है, लगता है कि कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के सामने 90 दिन का मामला ले जाना नहीं चाहता, और शायद 90 दिन में खुद अब 90 दिन में जितने जल्दी हो सके हो सकता है ये तारीख पीछे आई हो, और इसीलिए नवाज शरीफ साहब भी हंगामी बुनियादों पे 21 अक्टूबर की तारीख को मज़ीद थोड़ा सा पहले कर दें। बट एनीवे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे। 15 फुल कोर्ट जजों का तहरीरी हुक्मनामा भी आ गया है, और तहरीरी हुक्मनामे में है क्या वो स्टे ऑर्डर है बेंचों की तश्कील के हवाले से या नहीं है, जैसा कि करीम सिद्दीकी साहब ने हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम में कहा था। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में अब बात होगी 2 सीनियर सहाफ़ियों की, हसनात मलिक साहब, इमरान रियाज खान। अब तो कितने माह से वो लापता हैं, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी हुकूमत पे, हमारी इंतज़ामिया पे, हमारे निज़ाम अदल पे। और आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक बार फिर मोहलत दी है उनकी बाजियाबी के लिए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा था उनका, और अरशद शरीफ उस इमरान रियाज मरहूम के वकील की कंसेंट से मज़ीद 1 हफ़्ते का टाइम दे दिया है। आपके ख्याल में क्या चल रहा है? अदालतें क्या बार बार वक्त तो देती हैं, फ़ैसले क्यों नहीं देती? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, ये सारी तबाही तो जस्टिस बंदियाल साहब के टेन्योर में हुई, और पूरी अथॉरिटी अंडरमाइन हुई आला अदलिया की। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फैसले दे, उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। बताया जा रहा है कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक ख़त लिखा था चीफ जस्टिस बंदियाल को और सारे जजेस को,
कि आप मिसिंग पर्सन का केस और मिनॉरिटीज़ के राइट के वाले से मामला ये टेकअप करें, सो मोटो लें और फुल कोर्ट बिठाएं। और उसमें यही कंसिडरेशन थी इमरान रियाज वाला मामला, तो बंदयाल साहब ने नहीं टेकअप किया, सो मोटो नहीं लिया। एक जज साहब ने, जस्टिस मज़ाहिर साहब ने उनको लेटर लिखा था, तो उस पर उन्होंने वो करप्शन वाले मैटर पे जब ये पीडीएम गवर्नमेंट आई थी तो सो मोटो लिया था। लेकिन इनके जो जस्टिस अतर साहब का जो लेटर था उस पर नहीं उन्होंने सो मोटो लिया। गालबन एक वजह फुल कोर्ट है, फुल कोर्ट वो बनाना नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन 5 लोग नहीं बना देते, नहीं बना। तो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि जो बंदयाल साहब के सामने भी जिस तरह जाते थे लोग, तो वो कहते थे सब्र करें। अब यहाँ भी आज बताया जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा कि हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और ये वो। तो ये बड़ा ऐसे केस, टेस्ट केस होते हैं जब अगर आप इंटरवीन हो, अदालत करे, तो फिर कोई मीनिंगफुल आर्डर करने चाहिए। नहीं तो फिर ये है कि इस तरह तो फिर जो है वो अगर आप इस किस्म की हियरिंग होगी तो उससे ये है लोग मायूसी फैलेगी और जो लोगों में पहले ही कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है अदालत पे, ये अगर इस तरह की प्रोसीडिंग होगी तो मज़ीद जो है वो लोगों का कॉन्फिडेंस शटर होगा। चलें, अदालत पे तो कॉन्फिडेंस हमेशा से एक सवाल निशान रहा है, मगर कईम सिद्दीकी साहब, हमारी जो हुकूमतें हैं, जो मुंतखब हुकूमतें हैं, जो करोड़ों वोट लेकर आती हैं, बशमूल इमरान खान के, उसके दौर में भी बहुत कुछ हुआ सहाफ़ियों के साथ, मीडिया के साथ, कुछ भी नहीं, अभी तक उसका कोई मंतकी नतीजा या तफ्तीश नहीं हुई। मुझे ये बताएं कि आजकल जो निगरान हुकूमत है उसमें तो हमारे एक सहाफ़ी भाई वज़ीर हैं, वज़ीर इत्तलात व नशियात हैं, तो क्या हुकूमतें भी बेबस हैं इस मामले में? हुकूमतों को क्या करना चाहिए? वैसे हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है और जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी का। आप ये भूल जाएं कि कोई सहाफ़ी है या नहीं है, वो इस मुल्क का शहरी तो है ना, और शहरी के बुनियादी हकूक़ हैं, राइट टू लाइफ है उसका, और अगर आपने उसका राइट टू लाइफ का वो करना है तो उसके लिए बग़ैर कानूनी प्रोसीजर के आप कैसे कर सकते हैं? इसीलिए है कि अगर कोई अथॉरिटी उसको उठाती है तो उसको फ़ौरन 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। जो भी कोई भी किस्म का इल्ज़ाम है, मैं और आप नहीं डिसाइड कर सकते इल्ज़ाम दुरुस्त है या गलत है, लेकिन उसको पेश करना ये तो रियासत की ज़िम्मेदारी है ना। जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ये तो रियासत की ज़िम्मेदारी है, और उसमें जो भी रियासत के अंदर है वो कोई हमारा सहाफ़ी भाई है या हमारा सहाफ़ी भाई नहीं है या कोई और मिनिस्टर है, कोई नहीं है, तो ये वज़ारत दाखिला की ज़िम्मेदारी है कि वो करे। हाँ, अब बात आ गई अदलिया की। अदलिया, आपको याद होगा मतीउल्लाह जान साहब, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर के अंदर अडियाला जेल से 11 कैदी जो हैं वो रिहा हुए थे या क्या हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद पता लगा वो मिसिंग हो गए, अगवा हो गए थे अडियाला जेल के बाहर से ही। अब नहीं पता कि कौन लोग कहाँ गए हैं। और आपको याद होगा आखिरी दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने दबाव डाला था तो हेलीकॉप्टर्स पे लोगों को लाया गया था वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। और उस वक्त डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा अरशाद थे, उन्होंने ये बयान दिया था कि ये लोग कबायली इलाकों से पकड़े गए फौज पे हमले करते हुए। हाँ, मतलब ऑपरेशन एरियाज के अंदर रखे हैं, वहाँ पे इंटर्नमेंट सेंटर्स वाला केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। तो क्या हुआ शहरी उसके आज़ादियों के वाले कुछ नहीं लगा ही नहीं। देखिए, अब यही तो मसला है ना मतीउल्लाह जान, वो यही सारा बात है ना, फोकस ये हो कि नैब के केसेस रिवाइज करने, आखिरी भी आप लेगेसी ये बना के जाए कि केस और लगना यहाँ तो चाहिए। केस इन केसेस में मुझे ये बताएं, अब एक फैसला देखें, बताएं। अभी हम अरशद शरीफ साहब वाले केस पे आते हैं। बंदियाल साहब ने बड़ी 43 दिन के बाद एक तो नोटिस लिया और उसके बाद हियरिंग्स भी हुई और कुछ भी नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इतना बेबस होता है जितना चीफ जस्टिस बंदियाल थे? और आपको काजी फैसल साहब से क्या तवक्को है? बिल्कुल, काजी फैसल साहब को ये टेकअप करना चाहिए। जब वो बीइंग जज थे तो उनके बड़े कंसर्न थे कि जी फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ मीडिया पे, तो ये जो इशू है ये क्लासिक केस है अरशद शरीफ साहब वाला, और पूछना चाहिए कि उनको कहाँ से, पेशावर से किस तरह भेजा गया, कम से कम पाकिस्तान में किन हालात में वो थ्रेट के कहाँ से जारी हुआ, वो रिपोर्ट भी बल्कि आ चुकी है। सारी लोगों के अवाम के सामने सारी चीज़ें आ जानी चाहिए कि किसने की है। तो मेरा ख्याल है कि टेकअप उस मामले को सो मोटो वो ऑलरेडी ले चुकी है सुप्रीम कोर्ट, वो मामला टेकअप करना चाहिए और मीनिंगफुल हियरिंग होनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता। और अब तो जो उनका ट्रायल चल रहा था नीचे अदालत में, वो ट्रायल भी दाखिल दफ्तर हो गया है। ये जो मर्डर ट्रायल था वो रियासत की जो FIR उस पर किसी ने तवज्जो ही नहीं दी ना। जब यही मसला एक ये भी होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेती है
तो नीचे जो है वो कोई उस तरफ तवज्जो नहीं, फैमिली ने भी उस तरफ, उन्होंने कहा कि सो मोटो के सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मामले को टेकअप कर और वैसे भी FIR जो वो कटवाना चाह रहे थे वो कटी नहीं। हाँ, ये मामला भी है कि वो करीम साहब आप क्या कहते हैं अरशद शरीफ के मामले पे जो सुओ मोटो पेंडिंग है अभी, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या इस हवाले से कर सकती है? मतीउल्लाह जान साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन और एडजुडिकेशन ये दो मुख्तलिफ मामले हैं, और जब सुपरवाइज करेगी तो किसी के भी राइट्स जो हैं प्रेजुडिस नहीं हो सकते। आपने देखा जब भी फैसले देते हैं, आप कह रहे हैं तो हुकूमत की that बेसिक prejudice, जिम्मेदारी ये है। बुनियादी तौर पे हुकूमत की जिम्मेदारी है। FIR उसके पास है, ये केस दाखिल दफ्तर नहीं होना चाहिए। कोई लवाहकीन अगर आ रहे हैं, उनकी हो सकता है कोई लिमिटेशन हो, लेकिन रियासत की क्या लिमिटेशंस हैं कि उसके एक शहरी के हवाले से ये फैक्ट सामने आने चाहिए। ये कोई मतलब इसके ऊपर दूसरी राय नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा रोल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का, और जहाँ पे जो भी उस केस के दो हिस्से हैं, एक ज़ाहिर है आपकी जो जुरिस्डिक्शनल इश्यूज हैं उसके हवाले से हैं, लेकिन एक इशू तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो लोग क्लेम करते रहे हैं। आपको याद होगा लास्ट मार्च के अंदर जो अरशद शरीफ की अहलिया थी, उनके वकील की जानिब से, उनकी वालदा की जानिब से जो है वो ये कहा गया था कि इन्वेस्टिगेशन इदारे इन लोगों से जो है वो तस्दीक करें, क्योंकि ये उस हवाले से बयान दे चुके हैं। बिल्कुल जी हाँ, जिसके अंदर फैसल वार्डर का नाम था, इमरान खान साहब का नाम था, मुराद सईद साहब का नाम था, जनरल फैज जी। जी, वो ये- इमरान कहाँ है हमारे इदारे, क्यों नहीं कर रहे? बेंच ने वो डिटेन ही नहीं की वो दरखास्त। बेंच ने ठीक किया, और उन्होंने कहा कि आप ये पुलिस को जाएं। दे दें। ये बंदयाल साहब ने कहा आप नहीं पुलिस तो को दे फिर दें। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो क्यों लिया? फिर ये सुओ मोटो के ऊपर घंटों घंटों फुल कोर्ट बैठ के डिस्कस करती है कि सुओ मोटो में ऐसे होना चाहिए, सुओ मोटो में वैसे होना चाहिए, और जिन लोगों के लिए ये सुओ मोटो आइन में रखा गया था उन लोगों के केसेस भी नहीं टेकअप होते। ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है। बहुत शुक्रिया हसनत मलिक और करीम सिद्दीकी आपका, लेकिन हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं, बल्कि दुआ करते हैं कि इमरान रियाज खान जो हैं वो खैर आफियत से वापस आ जाएं और अरशद शरीफ के जो कातिल हैं वो पकड़े जाएं। कम से कम अगर वो पकड़े नहीं जाते तो जो मुलव्वस हैं लोग इस तमाम साजिश में, तो कम से कम उनको ज़रूर बेनकाब किया जाए। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में बात होगी 15 जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट के उस तहरीरी हुक्म की जो आज जारी हो चुका है। हसनात मलिक साहब, कल कयूम साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि बेंचों की तश्कील की हद तक तो स्टे ऑर्डर विकेट हो गया है, लेकिन ये जो आज तहरीरी हुक्मनामा आया है इसमें तो स्टे ऑर्डर का कोई जिक्र ही नहीं है, और सिंपल क्या है कि चीफ जस्टिस हैज़ स्टेटेड। तो आप कैसे देखते हैं, क्या ये स्टे ऑर्डर बेंचों की तश्कील तक विकेट हुआ है, या 15 जजों ने सिर्फ ये कहा है कि चीफ जस्टिस का ये कहना है कि वो ये कर देंगे? देखिए, ये दरमियानी रास्ता निकाला गया है, और मेरा ख्याल है कि जो इतलात भी थी कि चीफ जस्टिस काजी फैसले के पास मेजॉरिटी थी स्टे विकेट करने की, फिर भी उन्होंने ग्रेस दिखाई और एक दरमियानी रास्ते में कि ये बात की कि जी ताकि मैं मुशावरत से जो है वो बेंचेस भी बनाऊंगा, और जो जजेस 8 जजेस जिन्होंने स्टे दिया हुआ वो अगर करते तो वो एक और जो टेंशन शुरू में ही शुरू हो जाती, पहले दिन से ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उससे इजनाब करने का उन्होंने तरीका अपनाया। यही काम अगर बंदियाल साहब भी ऐसे इसी तरह कर देते दरमियानी रास्ते चीज़ों में, या जिस तरह इलेक्शन मैटर लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि 3 दिन उन्हें दिए जाएं और फिर इंटर कोर्ट अपील डिसाइड हो जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में आ जाए, तो आज पंजाब के इलेक्शन हो भी जाते। तो मुझे ये बताएं कि अगर बंदियाल साहब जब चीफ जस्टिस है, आप कह रहे हैं कि वो अगर ये कर देते तो फिर वो जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस काजी फायज ईसा, इन दोनों से मशवरा, या जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जी जी, जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब से मशवरा करना पड़ता उन्हें। बिल्कुल। और फिर अगर अब काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं, तो अगर जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब से मशवरा उन्हें करना पड़ रहा है, तो उसमें नज़र तो आ रहा है क्या फ़ैसला होता है? बंदियाल साहब को भी नज़र आ रहा था। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं की शुरू में ही, उन्होंने जिस दिन से उन्होंने रिस्क नहीं लिया। उन्होंने किसी मामले में ना वो बैरून मुल्क गए, ना छुट्टी ली, ना उम्रा किया। ये बहरहाल स्टे ऑर्डर बरकरार है या नहीं? देखें, स्टे तो इस सच, अब देखें अपील तो नहीं फाइल हो सकती, कानून में है कि जी आपने पुरानी जिस भी 184(3) की केसेस हैं उनमें अपील फाइल करें, लेकिन वो नहीं है, अपील नहीं हो सकती क्योंकि स्टे है उसमें। और मेन वजह ही जो मेरे ख्याल है वो यही थी कि अगर स्टे विकेट हो जाता
तो जितने पुराने केसेस थे पनामा से लेके जितने, उन सारे फिर वो पिटीशन आ जाती और फिर जो है वो जजेस पे दबाव होता है या दूसरी साइड पे। तो काजी साहब ने बड़ा जो लीडरशिप को चाहिए वही तो किया है कि दरमियानी मतीउल्लाह जान साहब, आपके ख्याल में स्टे बरकरार है? स्टे तो वो ऑर्डर तो बरकरार है, फील्ड में है। कहाँ? उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई, कोई तब्दीली नहीं हुई, ऑर्डर फील्ड में है। ये क्या है? नहीं तो अभी अपील फाइल हो सकती है। ये क्या है? अभी फील ये क्या है? इस ऑर्डर के अंदर क्या लिखा गया? ये क्या है? इसमें लिखा है चीफ जस्टिस हैज स्टेटेड। मतीउल्लाह जान साहब, ये क्या है? ये ऑर्डर है। ऑर्डर है, लेकिन इसके अंदर डायरेक्शन नहीं है। किसका ऑर्डर है? ये 15 जजों की कोर्ट का है, फुल कोर्ट का है। इसके अंदर ऑर्डर में डायरेक्शन नहीं है। फुल कोर्ट है ना? हाँ, फुल कोर्ट है ना? क्या फुल कोर्ट के ऊपर 7 या 8 जजों का ऑर्डर जो है वो अप्लाई करता है? फुल कोर्ट के ऊपर 8 जजों का ऑर्डर अप्लाई करने से क्या मुराद है? बता दें। आप ये कह रहे हैं स्टे ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्या आया फुल कोर्ट बाइंडिंग है कि वो 8 जज साहिबान का जो है फैसला उसको करे? इट्स नॉट अबाउट फुल कोर्ट, इट्स ये अबाउट आज द क्या कोर्ट। थी? ये कोर्ट का फैसला। आज क्या थी? उसको सेटिस्फाइड तो नहीं आज किया। ये फुल कोर्ट थी ना? ये फ्रेश हुआ है सारी हियरिंग, आप कह रहे हैं। तो आप ये क्या लिखा है वहां पे? पढ़ लें। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करने की दरखास्तें अलाउ कर दी गई नहीं, ठीक है, देखें। और फिर ये है कि 13 अप्रैल का फैसला इंटैक्ट है, अभी इंटैक्ट है। कहाँ तक इंटैक्ट? तो बेंचेस कैसे बन रहे हैं? फिर नहीं, वो तो चीफ जस्टिस के ऊपर तो नहीं था ना वो। नहीं, कयूम साहब क्यों नहीं था? उसने वॉलंटरली किया है। चीफ जस्टिस अपना अख्तियार इस्तेमाल कर रहा है एज अ मास्टर ऑफ द रोस्टर कि वो किसी से बात करता है नहीं, किसी से सरगोशी करता है नहीं, इससे उसको तो कोई। अच्छा, मुझे एक बात तो चले, ठीक है, हो गया, अगर मान भी लिया। एक मिनट, लेकिन जो अपील का मामला है ना, अपील का मामला किधर है? फिर क्यों नहीं अपील दायर हो रही? मैंने क्या कहा? पनामा पे करें फिर। मैंने क्या कहा? आपने कहा बेंचों की हद तक हो गया ना, तो फिर ठीक हो गया, तो आप जाएं अपील डालें ना। इसके अंदर अपील हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, मेरी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक। मतीउल्लाह जान जाएं डालें। देखें बात ये देखें ना, बात ये है कि आप मुझे बता दीजिए कि बेंचेस की तश्कील जो है, आप भी हैं, आप भी बड़े माशाल्लाह सीजन जर्नलिस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है या कौन सा मामला है? या जुडिशियल मामला? एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव मामला जो है क्या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे किसी जुडिशियल ऑर्डर को इधर उधर किया जा सकता है? नहीं। देखिए, अब ये जुडिशियल ऑर्डर है, इसमें मुशावरत तो होगी। ये जुडिशियल ऑर्डर चीफ जस्टिस पे बाइंडिंग नहीं था। चीफ जस्टिस ने सिर्फ ये ऐलान किया है कि मैं सरगोशी करके बेंच बनाऊंगा, मास्टर ऑफ द रोस्टर। अभी एज अ मास्टर ऑफ द रोस्टर उन्होंने बेंच बनाए, नॉट एज अ कमेटी। किसी कमेटी का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। किधर है नोटिफिकेशन? किधर है कमेटी? किधर है रूल्स? किधर है उस कमेटी का? मेरी कमेटी का नोटिफिकेशन कहाँ है? मेरी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक, ठीक है, अब ये देखना है कि चैलेंज हुआ हुआ है, उसकी वैलिडिटी जब तक डिटरमिन नहीं होगी उस वक्त तक मेरे ख्याल में ये इन फील्ड है। चलें, अब मुझे ये बताइए, जो तहरीरी दलाइल तलब किए हैं असनाद मलिक साहब, ये कहा जा रहा है कि मेंटेनेबिलिटी, इनके काबिल समात होने या ना होने से, तो आपके ख्याल में ये मेंटेनेबिलिटी के ऊपर ही इन पटिशंस का फैसला हो सकता है? देखिए, जस्टिस काजी फैसला का बार बार यही मेंटेनेबिलिटी पे सवाल उठ रहे थे, और उन जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी नैब लॉ अमेंडमेंट केस में भी यही मेंटेनेबिलिटी पे इसी किस्म के सवाल उठाए, और उन्होंने उस दिन भी उठाए। तो एक कुछ जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वो ये कह रहे हैं कि मेंटेनेबल भी हैं या नहीं, या ये मामला हाई कोर्ट में जाना चाहिए, ये भी एक बात हो रही है। लेकिन जो बहुत से दूसरी तरफ जजेस हैं वो कहते हैं कि जी मेंटेनेबल है, सुप्रीम कोर्ट का मामला हाई कोर्ट कैसे जाए। हालांकि आपको याद है गुलजार साहब के टेनोर में एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट ने डाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी हमसे पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने डिटेल मांगी है कि हमारे स्टाफ के बारे में, तो वो कहीं हम पे कंटेम्प्ट ना कर दें, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो स्टे दे दे, और वो केस लगा भी था जैसे अतर मिनल्लाह उस वक्त चीफ जस्टिस। तो ये जो एक बात है ना, मुझे जो लग रहा है कि काजी फायदा वो चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट को स्ट्रेंथन किया जाए और हर मामला 199 में जाए, न कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में 184(3)। तो आप ये कह रहे हैं, हो ये गया है कि इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता सवा साल में तकरीबन 15 के करीब पीटीआई और इमरान खान ने पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली 184। इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट का जो कानून साजी का अख्तियार है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट में ये भी कह सकती है कि ये दरख्वास्तें ही काबिल समात नहीं है, बात खत्म। देखें, वो बजाय इसके कि इसको होल्ड करें कि जी पार्लियामेंट कानून बना सकती है और एक डिक्लेरेशन दे, तो ये एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें वो मेंटेनेबल ही नहीं है, इसमें
मेंटेनेबल होता तो फिर पार्लियामेंट के इख्तियार की बात नहीं, वो तो फिर हाई कोर्ट में जाए। देखिए ना, इसके ऊपर मेंटेनेबल क्यों नहीं है, उसमें मतलब जैसे बहुत कुछ आएगा। देख मैं सिर्फ मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी अगर होगा ना, उन्होंने पूरा हाँ सब कुछ जो है ना पढ़ाया, पूरा एक्ट पढ़ाया ना उसके अंदर, और फिर उसमें और वैसे है तो ये फुल कोर्ट, ये बात जो कह रहे हैं फुल कोर्ट है, ठीक है, पिछले कोई फैसले इस पे लागू नहीं होते। तो मैं यही बस बहुत शुक्रिया मतलब सब आपका। तो ये जो बात है ना, इसमें 1843 फुल कोर्ट है, बैठी हुई है कि इसके पैरामीटर्स क्या होंगे। एक जुडिशियल ऑर्डर की सूरत में जो है वो प्रेसिडेंट आएगी सामने, जब भी कोई जाएगा दरवाज़ा खटखटाने के लिए ना अदालत का, तो वो कहेगा कि ये फुल कोर्ट के अंदर ये 1843 के उस पे मैं पूरा उतरता हूँ तो मैं दरवाज़ा, क्योंकि बार बार कोर्ट जो है वो ये कह रही थी कि ये एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जो पब्लिक इम्पोर्टेंस और इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के हवाले से। ठीक मसला, दूसरा अहम मसला लगता है नए चीफ जस्टिस फायज ईसा को जो है जल्द इंसाफ की भी बड़ी जल्दी है, और बड़े हंगामी बुनियादों पे वकला तंजीमों, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन के नुमाइंदों से आज उन्होंने डिटेल डिस्कशन की, 3 घंटे शायद ये सीटिंग हुई है, उनसे तजावीज़ मांगी है कि किस तरह, और उनके जो तजावीज़ थी आज सिर्फ एक नुक्ते पे महदूद थी कि जो केस फ्लो मैनेजमेंट है, यानी जो दरख्वास्तें आती हैं उनको किस तरह सुना जाए, कितने जल्दी सुना जाए और कितने जल्दी जो है उनको एंटरटेन किया जा सके। तो आप नहीं समझते कि ये जल्द इंसाफ के राह में तो खुद वकला सबसे बड़ी रुकावट हैं? देखिए, इसी वजह से ऑनरशिप उनकी ली जा रही है, उनसे कहा जा रहा है कि आप रिटर्न दें और ये रिटर्न सजेशन देंगे, फिर उस पर हम करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात है। केस फ्लो मैनेजमेंट की क्यों जरूरत पड़ी इसमें? पेंडेंसी जो सुप्रीम कोर्ट में अभी आप देखें, पेंडेंसी के अलावा जो कुछ दरख्वास्तें पहले लग जाती हैं, बाद में लगती हैं, केस मैनेजमेंट सिस्टम ही नहीं है। हर कुछ बार बार कहते हैं ना कि अब जैसे चीफ जस्टिस काजी फैज साहब कह रहे थे ना, आप ये कह रहे हैं कि ये इख्तियार मेरे पास होना चाहिए, ठीक है, मेरी मर्जी, मैं केस लगाऊं ना लगाऊं, अभी मैं ये उठा के फेंक दूं कहीं सर्द खाने के अंदर, तो कौन मुझे पूछ लेगा? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मतलब जान साहब। हम देखें कि जो पिछले दौर के अंदर रहा 4 साल के अंदर, ना मुशर्रफ की अपील लगी, ना पाकिस्तान बार काउंसिल की अपील लगी, ना जो है वो जो वकार सेठ के फैसलों की लगी, और अगर वकार सेठ साहब की अपनी लगी, मतलब है कि आपने भाई मैंने अगर गया हूँ अदालत के अंदर, मुझे या डिसमिस करो या वो करो, और उसके अंदर अगर एक टाइम पीरियड मुकर्रर हो कि कैसे केस में। अब ऐसा होता कि आपने देखा कि जब लास्ट दिनों के अंदर बंदयाल साहब ने सिर्फ किया क्या, जो इन्फ्रक्चर्स हो चुकी हुई थी सारी दरखास्तें, वो लगा के जो है ना वो केसेस की तादाद बढ़ाई जा रही थी। भाई अब क्या लगाने की जरूरत? जब मेरे ऊपर जुल्म था, एक मुझ पर जरूरत थी, उस वक्त तो मेरी उसके लिए नहीं है। अब इसमें देख लीजिए आप कि जो टैक्स के मैटर्स हैं या रेवेन्यू से मुतल्लिक हैं, उसके अंदर कई स्टे हुए होंगे। भाई अगर कोई कब से पड़े हैं, कोई कौमी खजाने को नुकसान हो रहा है, मतलब सिर्फ एक सुओ मोटो नोटिस जो अपना वो जो वो नहीं, वो व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर लिया था, काजी फैसल ने एक खत लिखा था, उसके अंदर सारी डिटेल्स थी कि साकिब निसार साहब ने लिया था, और उससे कौमी खजाने को 100 बिलियन मोबाइल कंपनी का जो टैक्स 100 अरब रुपए के टैक्स की जो है वो नुकसान पहुंच जाता, नुकसान हो गया था 100। तो ये जो इस किस्म के स्टेज जो हैं, अगर स्टे हो गया है तो आप उस स्टे को जल्द से जल्द कम से कम 7 दिन या 8 दिन, बिल्कुल सही, उसके बाद उस केस का फैसला कर दिया। अच्छा, क्विकली एक और वकील साहब आबिद साकी साहब ने बताया कि चीफ जस्टिस साहब से किसी वकील ने कहा कि आप वो फैज़ाबाद धरना केस पे फैसले पे अमल दरामद कराएंगे, तो जस्टिस साहब ने कहा अगर मैंने ना कराया तो आप मेरे खिलाफ धरना देंगे। वो क्या लग रहा है? उन्होंने वैसे यही आबिद साकी साहब ने ये किया सवाल, बल्कि उनको कहा कि जी रिक्वेस्ट की कि जी आप फैज़ाबाद धरना के जो फैसला है उस पर अमल दरामद के लिए करें, मामला टेकअप करें। उसकी वैसे रिव्यू भी अभी पेंडिंग है, और रिव्यू जो है वही आता जज सुनता है, तो गाई साहब के पास वो केस लगेंगे और पूछा जाएगा कि भाई ये अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। लेकिन मजे की बात है कि इरफान कादिर साहब वकील थे उसमें, उसके अलावा MKM के थे, PTI के और भी, वो ड्राफ्ट साहब भी थे उसमें, शेख रशीद साहब ने रिव्यू फाइल किया था, बहुत से रिव्यू फाइल हुए थे। एक छोटी सी ब्रेक जो इफेक्टेड पार्टी थी उसने नहीं किया था, बाकी सब ने किए थे। अफेक्टेड पार्टी जनरल फैज थे, उनको शायद जरूरत नहीं पड़ी उस वक्त, लेकिन अब शायद जरूरत पड़ी है। बट एनीवे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं,
ब्रेक के बाद बात करेंगे दो सीनियर सहाफ़ियों की, इमरान रियाज खान और अरशद शरीफ शहीद।